क्या वास्तव में वो दुर्घटना ही थी? जी पिताजी महाराज, दुर्घटना ही थी। मैं अपने तलवार की धार चढ़ा रहा था, क्रोध आ रहा था मुझे उस चोर पर कि अचानक मेरा ध्यान हटा और ये उंगलियां कट गई। पुत्र, तुमने केवल अपनी उंगलियां नहीं खोई है, पर वो लड़ने वाला हाथ खोया, और फिर भी उसी व्यक्ति को बचा रहे हो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा नृशंस कार्य किया। तुमने पुनः सिद्ध किया पुत्र कि तुम सच्चे मौर्य वंशी हो, जो अपने संबंधों की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए जाने जाते हैं, अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। अब मुझे बुरा लग रहा है श्यामा कि जब मैं तुम्हें दंड दूंगा तो तुम अपना बचाव भी नहीं कर पाओगे। बिंदुसार को क्यों नहीं बताया कि सुशीम ने तुम्हारी उंगलियां काटी है? क्योंकि सुशीम अब मेरा अपराधी है। उसको इसका दंड मैं दूंगा। मेरी उंगलियां काटकर उसको ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी गर्दन कटने से बचा ली। मूर्ख है वो, महामूर्ख है। अशोक नहीं, पहले सुशीम मरेगा, उसके बाद अशोक मरेगा। पूरे मगध पर यूनानियों का राज होगा, पूरे देश पर यूनानियों का राज होगा। सही समय पे सुई भी तलवार से घातक सिद्ध होती है। सही समय ढूंढते रहो और जैसे ही मिले। आचार्य, सुशीम और श्यामा के बीच हुई लड़ाई से यह सो सिद्ध हो चुका है। सुशीम को यह ज्ञात नहीं है कि राजकोष हैगा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्यामा कभी तक सत्य छुपा रहा है। और मुझे यह संदेह है कि यह कार्य किसी और का है। आनंदिनी? राजकुमारी आनंदिनी? किंतु वो क्यों? क्योंकि वो बहुत व्यथित थी, प्रतिशोध से भरी हुई थी अशोक। आचार्य, आनंदिनी ने ये कार्य नहीं किया। उसे जो कार्य करना था वो कर चुकी है। मुझे नहीं लगता ये कार्य किसी स्त्री ने किया होगा। आचार्य, मैं कौरवकी की बात से सहमत हूं। ये कार्य किसी अनुभवी व्यक्ति ने किया है। उसने जिस शीघ्र और जिस कुशलता के साथ कार्य किया है, उसने कोई प्रमाण भी नहीं छोड़ा। कार्य चाहे कितनी भी कुशलता से क्यों ना किया गया, कोई ना कोई साक्ष्य अवश्य छूटा होगा। ये मुझे मंदिर के गर्भगृह से मिला था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ कौरवकी? ये देखा है तुमने कहीं? पहचानती हो तुम इसे? स्मरण करो, ये देखा है तुमने कहीं? नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, परंतु तुम ठीक तो हो ना? मुझे थकान हो गई है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ एक दिन में इतना कुछ हो जाएगा। मुझे विश्राम करना चाहिए। हाँ, तुम जाओ, विश्राम कर। अशोक, इस तरह के मयूर के पंख के रंग का पत्थर तो कौरवकी के परिवार वालों के वस्त्रों में मिलता है। लेकिन कौरवकी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, इसलिए संभव है कि कोई हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा। यही तो पता लगाना है आचार्य कि वो कौन है। किंतु इस समय तो सभी संदेह के घेरे में है।
अपराध चाहे कितनी भी चतुराई से क्यों ना किया गया, साक्ष्य छूट ही जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो कौरवकी? जिस टूटे हुए भाग को आप ढूंढ रहे हैं, वह अशोक को मिल चुका है। उसी मंदिर से उसे आप तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। आपने सबके सामने मेरा हाथ अशोक के हाथों में दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा कि तुम सुखी रहोगी यहाँ पर। भावुक हो गया था मैं, तुम्हें पुनः जीवित पाकर सारे तर्क वितर्क भूल गया था मैं। परंतु यहाँ आकर जब मैंने देखा कि सुशीम और श्यामक मगध के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, यहाँ परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का शत्रु है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ना तो मेरी पुत्री सुरक्षित है और ना उसका भविष्य। मेरे हित की चिंता ने आपको सीधा राजकोष चुराने पर विवश कर दिया। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते पिताजी। सत्य ये नहीं, सत्य ये है कि आप कभी चाहते ही नहीं कि मैं और अशोक एक हो। बोलिए, है ना यही सत्य? हाँ, यही सत्य है। नहीं चाहता था मैं कि मेरी पुत्री का विवाह एक दासी पुत्र के साथ हो। नहीं चाहता था मैं। आपने सबके साथ विश्वासघात किया है और मैं इसमें आपका साथ नहीं दूं। मैं अशोक को सत्य बताने चाह रही हूं। बताओ, जिसे जो कुछ भी बताना जाकर बता दो, परंतु इतना स्मरण रखना, मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगी, केवल तुम। अपनी आंखों के समक्ष अपने पिता का सर कटते हुए देखने का सामर्थ्य है तुम में? अगर है तो जाओ। कर्तव्य विमुख होने का सामर्थ्य नहीं है मुझमें। तुम्हें क्या लगता है कौरवकी, केवल मेरे पकड़े जाने से मगध पर मंडराता हुआ संकट टल जाएगा? नहीं, क्योंकि जिस कंतरा में मैंने कोष छुपाया है, इस समय तुम्हारे चाचा केवल नाथ भी वही हैं। यदि मैं पकड़ा गया तो तुम्हारे चाचा केवल नाथ भी पकड़े जाएंगे और इसका कलंक केवल हम दोनों पर नहीं, अरे कलिंग पर लगेगा। कलिंग मगध से युद्ध नहीं चाहता, परंतु घृणा के जो बीज मैंने बोए हैं, उसके कारण अकारण कलिंग का मगध से युद्ध होगा। और यदि युद्ध हुआ, दूसरे प्रांत भी विरुद्ध हो जाएंगे और विरोध कर देंगे। तब ना केवल मगध का सर्वनाश होगा, अपितु तुम्हारे अशोक का अखंड भारत का स्वप्न भी धूमिल हो जाएगा। और इसकी उत्तरदायी केवल तुम होगी कौरवकी, केवल तुम। कितना कुछ सोचकर आए थे आप, कितनी योजनाएं बनाकर आए थे आप, और मैं सोच रही कि मेरे जीवित रहने का समाचार पाकर आप अतीत भूल चुके होंगे। कलिंग के राजा हैं आप। कलिंग की प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहम की तुष्टि के लिए पूरे कलिंग की प्रतिष्ठा, गरिमा, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी पुत्री का विवाह एक दासी पुत्र से नहीं करना चाहते। इस घृणित षड्यंत्र के लिए कलिंग आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, दंडित करेगा आपको, और आपके इस पाप का प्रायश्चित मैं करूंगी। यदि तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं तो मरूंगा ही। तुम अशोक को भी नहीं बचा पाओगी, उसके अखंड भारत के स्वप्न को भी नहीं बचा पाओगी। इसलिए तुम्हारे मौन रहने में ही सबकी भलाई है। और अब ये निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि इनकी नियति में मिलन नहीं, विरह योग, और कोई उनका अपना ही उन दो प्रेम करने वालों को विलग करने की भूमिका निभाएगा। अशोक, ये अशोक को ज्ञात हो गया कि कलिंग प्रदेश ने उसके साथ, मगध के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, षड्यंत्र रचा है, तो वो उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। और सम्राट
सम्राट अशोक को गौरव के विवाह कदापि नहीं होने देंगे। गौरव की जिसका अपने पिता के साथ सहभागिता ही नहीं है, उन्हें उसका दंड भुगतना होगा, अशोक से दूर होना होगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। ये बात बिगड़े इससे पूर्व मुझे संकट का समाधान ढूंढना होगा। मैं अशोक से सत्य नहीं छुपा सकती, जो उसे सत्य बताना ही हो। मेरे पिताजी मगध के साथ साथ कलिंग का भी विध्वंस सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे सत्य ज्ञात हो चुका है। मैं आपके मन की व्यथा को समझ सकती हूँ, किंतु आपको अपनी भावनाओं को छुपाना होगा, अन्यथा अशोक आपका मुख देखते ही भाप लेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। और अपने पिता के विश्वासघात, उनके अपराध में सहभागी बन जाऊं? नहीं, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि एक बार, केवल एक बार अपने प्रेम के भविष्य के संदर्भ में विचार कीजिए। यदि सत्य प्रत्यक्ष हो गया तो क्या आपका और अशोक का विवाह हो पाएगा? यदि इस भय से मैं अपने होने वाले पति से असत्य कहूँ, सत्य छुपाऊंगी, तो मेरे होने वाले विवाह, होने वाले संबंध का क्या महत्व रह जाएगा? अपना दाम्पत्य जीवन ही मैं असत्य से आरंभ करूंगी, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे अशोक को सत्य बताना ही होगा। यदि आप अशोक को सत्य बताएंगे तो क्या ये सिर्फ उस तक सीमित रहेगा? नहीं, सम्राट को पता चलेगा, मगध की प्रजा को पता चलेगा। फिर कोई नहीं चाहेगा कि एक राजद्रोही की पुत्री अशोक की पत्नी बने। कोई नहीं चाहेगा कि मगध के शत्रु की पुत्री मगध की भावी सम्राज्ञी बने। अशोक आप पे विश्वास करते हैं, किंतु उनके लिए भी आपको इस सत्य के साथ स्वीकार कर पाना बहुत कठिन होगा। आप अपने स्वप्न की पूर्ति के इतने समीप, आप अपने पिता को पुनः ये अवसर नहीं दे सकती कि वो आपको और अशोक को विलग करते। यदि इस बार आप लोग विलग हो गए तो संसार की कोई भी शक्ति आपको एक नहीं कर पाएगी। क्या आप अशोक के बिना रह पाएंगी? क्या अशोक आपके बिना रह पाएगा? तो मैं क्या करूं? अपनी आंखों के समक्ष अन्याय होते हुए देखूं और कुछ ना करूं? ये कैसे संभव है देवी? मेरे और अशोक के विवाह के प्रति मेरे पिता की व्यक्तिगत अस्वीकृति, अनिच्छा के कारण मैं मगध और कलिंग में युद्ध कैसे होने दे सकती हूँ? मेरे पिता पूरे मगध के साथ भी चल कर रहे हैं और कलिंग के साथ। मैं पूरे मगध को अपने प्रेम के कारण दांव पे कैसे लगा सकती हूँ? मगध के लोगों की धारणा और भी प्रबल हो जाएगी कि कलिंग के लोग बुरे होते हैं। ये मैं नहीं होने दे सकती। अशोक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभूमि। उसकी मातृभूमि पे संकट आते हुए देखकर मैं मौन रह जाऊं, केवल इसलिए क्योंकि मैं उससे विवाह करने का स्वार्थ रखती हूँ। गौरव की अचानक मौन क्यों हो गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है? किंतु गौरव की ऐसा क्यों करेगी? मुझे उससे बात करनी चाहिए। राजकुमार अशोक की जय हो। प्रणाम राजकुमार। मैंने कुछ समय पूर्व राजा जगन्नाथ को राजभवन से बाहर जाते हुए देखा और यह सूचना भी मिली है कि वो कलिंग की सीमा की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अशोक अब पिताजी के बारे में और उनकी मंशा के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लेगा। आपको अशोक को रोकना होगा। आपको सुनिश्चित करना होगा कि अशोक आपके पिताजी तक ना पहुंचे। मैं? हाँ, क्योंकि यदि अशोक उन तक पहुंच गया तो सब समाप्त हो जाएगा। ना आपका और अशोक का विवाह होगा, ना आप कलिंग को बचा पाएंगे, ना मगध बचेगा और ना अशोक के अखंड भारत को सौंपने। यदि आप सब कुछ बचाना चाहते हैं तो पहले अपने पिता को बचाइए अशोक से। उसके पश्चात हम कैसे भी करके राजकोष पाटलिपुत्र ले आएंगे, पर तब तक आपको अशोक को रोकना होगा। समय व्यर्थ मत कीजिए। केवलनाथ, हमने कौरवकी की भावनाओं से खेलकर उसे रोक तो लिया, किंतु हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। आक्रमण के लिए तैयार रहो।
स्त्री सैनिक वन में इस समय? भाभी, देवी दीदी, और तो कोई भी नहीं है। नानी कहाँ चले गए दोनों सुबह सुबह? गौरवा की भाभी, देवी दीदी, माँ को बता देता हूँ कि वो दोनों मुझे नहीं मिले। सुरक्षा प्रभारी, क्या हुआ? राजकोष मिला? कोई प्रमाण मिला या नहीं अभी तक? तुम बच गए सुशीम। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम सदा के लिए सुरक्षित हो चुके हो। मेरी दृष्टि तुम पर ही है, और जिस क्षण मुझे राजकोष मिल जाएगा, कोई साक्ष्य मिल जाएगा, उस क्षण में तुम्हारी ऐसी दुर्गति करूंगा कि स्वयं को पहचानने में भी असमर्थ हो जाओगे तुम। देखते हैं। तो समय क्यों लग गया? मैं कब से किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। क्या आप अशोक को रोक पाए? हाँ, किंतु मुझे ये सब उचित प्रतीत नहीं हो रहा। ये बात अशोक को किसी और के माध्यम से पता चले, इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं उसे सत्य बता दूं। सबसे पहले आपको वस्त्र बदलने होंगे। आइए। भैया, अपने भाभी को कहीं देखा? नहीं बेट, क्यों, क्या हुआ? माँ कह रही थी कि उन्हें सूर्य पूजन के लिए लेकर आऊं। पता नहीं सुबह से कहाँ गई है वो। कहाँ जाएंगी बेटे? अपने कक्ष में ही होंगी। तुम अपने कक्ष में जाओ। तुम्हारा संदेश मैं उन्हें दे दूंगा। कॉल रखिए।
देवकी, देवी, कौरवकी, कहाँ थी तुम? क्या बात है? फिर तुम्हें कक्ष में ढूंढ रहा था तो उसने कहा कि तुम अपने कक्ष में नहीं थी। कहाँ गई थी तुम मॉर्निंग? वो मैंने स्नान कराने के लिए ले गई थी। तुम ठीक तो हो ना? कहीं कोई चोट तो नहीं आई? चोट? हाँ, मैंने कक्ष के द्वार के बाहर रक्त देखा तो मुझे लगा कि कहीं से कोई चोट तो नहीं आई।